नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कंप्यूटर की, ठीक है? और यूपी ट्रिपल एससी में आपकी जो परीक्षाएँ होने वाली हैं, चाहे जूनियर असिस्टेंट की हो या फिर फॉरेस्ट गार्ड की हो और भी कई सारी होने वाली जैसे स्टेनो, सभी को पता है कंप्यूटर आपका 15 अंकों का आता है। तो इसी कंप्यूटर को शुरू करेंगे और ये सारे के सारे स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन्स हैं, आपकी परीक्षाओं में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अच्छा इसको मैं शुरू करूँ इससे पहले 2-3 जानकारियाँ आपको दे दूँ। यूपी ट्रिपल एससी, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या यूपी पीसीएस 2026 के लिए या फिर आरओ और एआरओ। अगर आप और भी कई सारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जिनमें आपका इतिहास पूछा जाता है, इसके अलावा जियोग्राफी पूछा जाता है, पॉलिटी पूछा जाता है, ये सारे के सारे बैचेस आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप यहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए और इन बैचेस में जुड़ सकते हो। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी की अगर हम स्पेशल बात करें तो आप सबको पता होगा 35 अंकों का यूपी जीके और कंप्यूटर ये पूछा जा रहा है। यूपी जीके 20 अंकों का, कंप्यूटर 15 अंकों का। तो टोटल 35 अंकों का बैच भी आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। सभी की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है टाइप्ड नोट्स के रूप में। आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं और इनका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाओ। कह रहा है कि होस्ट टू होस्ट लेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल नहीं है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्या ये होस्ट टू होस्ट है? जस्ट वेट, कौन सा नहीं है ये तो पूछा है ना, तो ये गलत हो जाएगा। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल तो है। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं यूडीपी, ये भी है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ना तो ए और ना ही बी। अच्छा यहाँ पर आओ, यूडीपी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप याद रखना, पिछले एग्जाम्स में ये इस तरह के तथ्य पूछे भी गए हैं। सबसे पहले तो ये जो मैंने लिखा है, मैंने लिखा यूडीपी, इसका पूरा नाम याद रखो, कहते हैं यूजर डेटाग्राम, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। एक तो इसका आप पूरा नाम याद रखिए। दूसरी बात, ये जो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है ये किस लेयर का प्रोटोकॉल है, अर्थात किस लेयर से संबंधित है? ओएसआई मॉडल की। याद रखिए, ट्रांसपोर्ट लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है। इसे ट्रांसपोर्ट लेयर कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अच्छा, इसमें डेटा को स्थानांतरित करने के लिए कनेक्शन स्थापित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस तरह का ये मतलब इस तरह की इसकी विशेषता है। और एक बात, खास बात, इसका उपयोग सामान्यतया वहाँ किया जाता है जहाँ मनोरंजन का इस्तेमाल हो, अर्थात इसका इस्तेमाल प्रायः मनोरंजन के लिए किया जाता है। वहीं एक और शब्द लिखा हुआ था क्वेश्चन में आपके, टीसीपी। टीसीपी क्या है? इसको बोलते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अच्छा, ये वास्तव में कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इसे कहा जाता है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। ये भी एक तरह से स्टेटमेंट में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अच्छा, ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है और कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है और जैसा यूडीपी है वैसा ही टीसीपी है, अर्थात ये भी ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करता है। अच्छा, इसकी एक विशेषता और होती है कि इसमें फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? चलो वापस आ जाओ, क्वेश्चन नंबर पहले का हो जाएगा डी पार्ट। अब दूसरे में आओ। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ओएसआई, ओएसआई ये क्या है? ओएसआई, ओएसआई का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई की तुलना में टीसीपी आईपी अधिक विश्वसनीय है। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है। टीसीपी आईपी ये अधिक विश्वसनीय है। टीसीपी आईपी में लेयर के बीच बहुत सख्त सीमित स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं होती है। ये भी ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पर, ए और एक और दो दोनों। अच्छा, टीसीपी आईपी मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? इसमें 4 लेयर्स होती हैं, याद रखिएगा, फिजिकल, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, एप्लीकेशन। ठीक है, कहीं कहीं इसमें एक लेयर और ऐड की जाती है, नेटवर्क एक्सेस लेयर। अच्छा, अब आ जाओ तीसरे में। तीसरा कह रहा है टीसीपी आईपी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कौन सा है? टीसीपी आईपी एक क्षैतिज दृष्टिकोण का अनुसरण करता है, क्या ये सही है? आगे देखो, आगे कह रहा है टीसीपी आईपी में 7 परतें होती हैं। 7 तो नहीं होती हैं, ये तो गलत है ना?
4 परत मैंने बताया था और कहीं-कहीं नेटवर्क एक्सेस को भी ऐड किया जाता है, ठीक? तो ये गलत हो जाएगा। पहला सही है। तीसरे में आ जाओ, ओएसआई मॉडल की तुलना में टीसीपी आईपी अधिक विश्वसनीय है। हाँ, ठीक है। फिर कह रहा है टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को संदर्भित करता है। हाँ, ठीक है, ये भी सही है। तो बी पार्ट इसमें सही होगा, यानी बी पार्ट गलत होगा। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर चौथे में आ जाओ। फोर्थ नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग तकनीक उपयोग की जाती है? इंटरनेट के द्वारा कौन सी स्विचिंग तकनीक इस्तेमाल की जाती है? तो इंटरनेट काम करता है पैकेट स्विचिंग पर। पैकेट स्विचिंग आंसर हो जाएगा बी पार्ट। ठीक है, पैकेट स्विचिंग याद रखिएगा। अच्छा, इंटरनेट में एक प्रोटोकॉल है एच टी टी पी, आपने नाम सुना होगा। क्या मुझे बता सकते हो एच टी टी पी के रिक्वेस्ट मॉडल कौन कौन से हैं? इनको याद रखना। ये मैंने डिटेल में आपको परिभाषा सहित बताया है, इसलिए आप पीडीएफ को डाउनलोड करिए एप्लीकेशन से और इनको बार बार रिवाइज करो, क्योंकि जो 3000 वाली वैकेंसी है उसमें आपसे पूछा जा सकता है। और जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं यूपी ट्रिपल एस सी की, जैसे एच टी टी पी रिक्वेस्ट मॉडल, ये सवाल आपसे शायद पिछले एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है रिक्वेस्ट मॉडल से संबंधित। इसमें कौन कौन से रिक्वेस्ट मॉडल हैं? जैसे एक मॉडल है गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, इसके अलावा पुट रिक्वेस्ट। इनकी परिभाषाएं भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पुट हो गया, एक है पैच, पैच रिक्वेस्ट, और मैंने आपको बताया था डिलीट, डिलीट रिक्वेस्ट। ये सारी की सारी गेट का इस्तेमाल कहाँ पर होता है, पोस्ट रिक्वेस्ट कहाँ यूज होता है, और पुट का मतलब क्या है, पैच का मतलब क्या है, डिलीट का मतलब क्या है। ठीक। क्वेश्चन नंबर चौथे में हमने आपको बताया था ये पैकेट स्विचिंग तकनीक पर काम करता है। अच्छा, ये सिर्फ पैकेट स्विचिंग तकनीक पर ही इंटरनेट काम नहीं करता है, इंटरनेट क्लाइंट सर्वर मॉडल पर भी काम करता है। इंटरनेट की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो एक तो ये पैकेट स्विचिंग तकनीक पर काम करता है, और इसकी दूसरी विशेषता है कि यह क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। और साथ ही साथ इंटरनेट में एक शब्द आपने पढ़ा होगा, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूआरएल के प्रकार बता सकते हो आप? पहला प्रकार क्या है और दूसरा प्रकार क्या है, बताओ मुझे। एक होता है एब्सोल्यूट यूआरएल और दूसरा होता है रिलेटिव यूआरएल। इनमें अंतर क्या है ये भी याद रखो, चूंकि स्टेटमेंट आजकल बनाए जा रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा, तो अंतर जरूर याद रखना। चलिए, क्वेश्चन नंबर चौथे में सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। अब आ जाओ पांचवे में। इंटरनेट प्रोटोकॉल आर्किटेक्चर के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में काम करता है। यह नेटवर्क के एक विस्तृत संग्रह के बीच क्या आदान प्रदान करने में एक सामान्य विधि को परिभाषित करता है? यहाँ पर क्या आएगा पांचवे में? ऑप्शन देखो जरा। मैसेज दिया है, मैसेज तो नहीं आएगा। फिर दिया है पैकेट, हाँ बिल्कुल, पैकेट को स्विच करता है, बी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठे में आ जाओ। सिक्स कह रहा है कि हैंग आउट, ये हैंग आउट क्या है? गूगल हैंग आउट बोलते हैं इसको, ये प्रोडक्ट है गूगल का। एक संचार मंच है जो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, टेक्स्ट आधारित संदेशों को एक ही सेवा में जोड़ता है। ये किसने विकसित किया था? इसको बोलते ही हैं गूगल हैंग आउट, अर्थात इसे विकसित किया है गूगल ने। बी पार्ट सही होगा, ठीक है। और ये वास्तव में क्रॉस प्लेटफॉर्म है, इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाएं प्रदान करता है। 2013 में ये लॉन्च किया गया था और फिर आगे चल के 2022 में इसको बंद कर दिया गया था। 2022 से ये बंद है, और इसकी जो सेवाएं थी वो गूगल चैट के माध्यम से आजकल प्रदान की जाती हैं, ठीक है। बी पार्ट सही होगा। अब आ जाओ सेवेंथ नंबर में। कह रहा है प्लगइन के बारे में कौन सा कथन गलत है? प्लग इन के बारे में कौन सा कथन गलत है, ये पूछ रहा है आपसे। पहला पढ़ो। कह रहा है कि एडोब फ्लैश एप्लीकेशन का एक उदाहरण है जो प्लग इन के रूप में उपलब्ध होता है, ठीक है। वे वेब ब्राउजर में उपयोग के लिए अभिप्रेत एप्लीकेशंस हैं। एक मिनट, फिर से पढ़ो इसको। प्लगइन क्या है ये पूछ रहा है ना। ये वेब ब्राउजर में उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशंस हैं, हाँ ठीक है। प्लगइन एक्टिव एक्स नियंत्रणों के समान है। फिर आगे कह रहा है प्लगइन तो वेब ब्राउजर से बाहर निष्पादित नहीं, ये गलत हो जाएगा, डी पार्ट गलत है, बाहर निष्पादित किया जाता है।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है और यहाँ पर है ब्राउज़र एक टेक्स्ट आधारित ब्राउज़र है, ब्राउज़र था। कौन-सा ब्राउज़र था जो टेक्स्ट आधारित था? ये पूछा है आपसे, जिसका आविष्कार किया गया था। ठीक, यही तो पूछ रहा है। अच्छा, टेक्स्ट आधारित ब्राउज़र पूछ रहा है कि कौन-सा था? दरअसल टेक्स्ट आधारित ब्राउज़र की अगर हम बात करें तो लिंक्स, हाँ, ठीक है, लिंक्स था, लेकिन 1985 में तो ये डेवलप हुआ नहीं था, ये हुआ था 1992 में। सी पार्ट सही होगा। अच्छा, वेब ब्राउज़र शब्द आया है, तो इसके बारे में आपको 2-4 जानकारियाँ पता होंगी। वेब ब्राउज़र, स्टेटमेंट याद रखना, ठीक है? बनाए जा सकते हैं। मैंने लिखा वेब ब्राउज़र, ज़रा गौर करो, ये एक यूज़र है और ये है इसका सिस्टम। अब इस सिस्टम में इंटरनेट के माध्यम से ये जानकारी इन्फॉर्मेशंस लेना चाहता है, तो यहीं पर एक सॉफ्टवेयर होगा वेब ब्राउज़र के नाम से। वेब ब्राउज़र, गूगल वेब ब्राउज़र हो सकता है और भी कई सारे वेब ब्राउज़र होते हैं जैसे मोज़ैक होता है ना? नेटस्केप नेविगेटर है, गूगल क्रोम है, एपिक है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, तो कई सारे हैं वो मैंने आपको बताए हुए हैं। अच्छा, अब ये जो वेब ब्राउज़र है ये करता क्या है? दरअसल ये इंटरनेट का प्रवेश द्वार होता है, याद रखो। ये इंटरनेट का प्रवेश द्वार होता है। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि इसी वेब ब्राउज़र के माध्यम से ये बंदा अगर चाहे तो नेट के माध्यम से इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर सकता है। तो कलेक्ट करने में सहायक द्वार कौन प्रदान कर रहा है? यही वेब ब्राउज़र, ठीक है? अच्छा, इसे एक और नाम से जाना जाता है। इसे दरअसल कई नाम दिए जाते हैं। इसे कहा जाता है इंटरनेट नेविगेटर टूल। इंटरनेट को नेविगेट करने वाला टूल, नेविगेटर टूल भी इसे कहा जाता है या इसी को वेब क्लाइंट, ठीक है? तो अच्छा, यहाँ पर आओ ज़रा। एक मैंने शब्द लिखा मोज़ैक, ये क्या है? यहाँ से भी एक सवाल बड़ा शानदार बनाया जाता है। मोज़ैक, ये वास्तव में वेब ब्राउज़र और बनाया इसको किसने था? इसे बनाया था मार्क एंडरसन ने, याद रखो। कब बनाया था पता है आपको? 1993 में। और भी कई सारे वेब ब्राउज़र हैं मोज़ैक के अलावा जैसे नेटस्केप नेविगेटर है, मोज़िला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, एयरवाइज़ है और और देखो मुझे नाम याद, हाँ, गूगल क्रोम तो मैं भूल ही रहा हूँ। ये तो सबसे तेज़ है और एपिक नाम सुना होगा आपने। माइक्रोसॉफ्ट का है एक वेब ब्राउज़र एज के नाम से, ठीक है? तो याद रखो इनको सबको। 8वीं का सी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9th में आ जाओ। 9 में क्या कह रहा है? कौन वेबसाइट होस्टिंग के प्रकार नहीं है? देखो, वेबसाइट होस्टिंग के प्रकार मैंने आपको कराए हुए हैं। शेयर्ड होस्टिंग, डेडिकेटेड होस्टिंग, ग्रिल होस्टिंग ये गलत है। सी पार्ट गलत हो जाएगा। सॉरी, डी। देखो, कह रहा है कि वेब होस्टिंग के मुझे प्रकार बताओ। तो यहाँ पर मैं आपको बताए देता हूँ। वेब होस्टिंग के प्रकार कौन-कौन से हैं वेब होस्टिंग के प्रकार? जैसे एक प्रकार है, इसे कहा जाता है शेयर्ड वेब होस्टिंग, शेयर्ड वेब होस्टिंग, ठीक है? एक प्रकार तो ये हो गया। एक प्रकार और है, इसे कहते हैं डेडिकेटेड, डेडिकेटेड वेब होस्टिंग, याद रखिएगा, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं। तीसरा भी याद रखो, इसे कहा जाता है वर्चुअल प्राइवेट सेक्टर, वर्चुअल प्राइवेट सेक्टर, ठीक है? चौथा भी याद रखो, इसे कहते हैं क्लाउड, क्लाउड वेब होस्टिंग, वेब होस्टिंग। इसके अलावा एक है ग्रिड होस्टिंग, ग्रिड होस्टिंग। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर लिखा था ग्रिल होस्टिंग, गलत हो जाएगा। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में आओ। निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउज़र नहीं है ना? पांडा नहीं है, सफारी भी है, फायरफॉक्स भी है, क्रोम भी है, ये गलत हो जाएगा। 11 नंबर देखो ज़रा, 11 क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है दूर के स्थानों पर स्थित 2 कंप्यूटरों के बीच फ़ाइल को स्थानांतरित करने के लिए वे आपस में किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं? तो एक कंप्यूटर ये है, दूसरा कंप्यूटर ये है, यहाँ से यहाँ फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है, तो ये ज़ाहिर-सी बात है किसी न किसी नेटवर्क से जुड़ा होगा, अर्थात इंटरनेट से जुड़ा होगा, ठीक? 12 देखो, कह रहा है कि अगस्त 1995 में
औपचारिक रूप से भारत में पहली सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरनेट सेवा किसने प्रदान कराई? ये बीएसएनएल ने कराई थी, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ए पार्ट सही होगा। चलो भाई 13 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि यहाँ पर बताओ, आपस में जुड़े सरकारी, शैक्षणिक, कॉर्पोरेट, सार्वजनिक और निजी कंप्यूटरों की एक वैश्विक प्रणाली इंटरनेट से आपस में जुड़े। इंटरनेट बी पार्ट सही होगा। 14 देखो। 14 में कह रहा है कि निम्न कितने से किसे बहुत सारे नेटवर्क को जोड़ने वाले नेटवर्क के रूप में विकसित किया गया है या परिभाषित किया गया है। नेटवर्कों का नेटवर्क यानी बहुत सारे नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है, इसे कहते हैं इंटरनेट। ठीक। मैं आपको लिए चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 में। कह रहा है इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है, इसे कहते हैं इंटरनेट टेलीफोनी। ई टेलीफोनी कहा जाता है इसको। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो आप हमारी? चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण कौन सा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, सर्च इंजन गूगल है, ये सही होगा। गूगल एक सर्च इंजन है, बी पार्ट सही हो जाएगा। अच्छा, बात सर्च इंजन की हो रही है, यहाँ पर आओ। मैंने लिखा सर्च इंजन, ये है क्या वास्तव में? जैसे ही आप पढ़ते हैं गूगल, गूगल एक सर्च इंजन है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक सॉफ्टवेयर है। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो www पर वेबसाइटों को खोजता है, अर्थात हम इसका इस्तेमाल करते हैं खोजने में। खोजने में का मतलब है सर्च करने में। क्या सर्च करने में? वेबसाइट। वेबसाइट को सर्च करने में हम इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात और याद रखना, आपके एग्जाम में पूछा जाता है सर्च इंजन की कार्य प्रणाली पूछी जाती है, इसको जरूर याद रखना। इसमें 4 टर्म्स हैं, यही याद रखने हैं आपको। सबसे पहले क्राउलिंग होता है, क्राउलिंग। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है इंडेक्सिंग। क्या होता है ये? परिभाषाएं। तो क्राउलिंग में क्या होता है, इंडेक्सिंग में क्या होता है, या फिर सर्चिंग में क्या होता है, डिस्प्लेइंग में क्या होता है, इन सबको आप पढ़िए। और पीडीएफ को एक बार फिर से पढ़िए। तो खैर, क्राउलिंग, इंडेक्सिंग और तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है सर्चिंग। सर्चिंग। और चौथा स्टेप ये है डिस्प्लेइंग। डिस्प्लेइंग अर्थात जो इंफॉर्मेशन होगी वो सर्च इंजन के माध्यम से आपको डिस्प्ले करा दी जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण सर्च इंजन हैं, जैसे आपने याहू का नाम सुना होगा, आपने गूगल का नाम सुना होगा, आपने नाम सुना होगा अल्टा विस्टा का, अल्टा विस्टा, या फिर आपने हॉटबॉट का नाम सुना होगा। ये सर्च इंजन है। आपने वेब क्राउलर का नाम सुना है? वेब क्राउलर। या फिर आपने एक्साइट का नाम सुना होगा। आपने गुरुजी, ये भी एक सर्च इंजन है। इसके अलावा आपने गीगा ब्लास्ट का नाम सुना होगा। आपने बिंग का नाम सुना होगा, बिंग। इसके अलावा बायडू जो चाइना का है। तो ये सारे के सारे हैं सर्च इंजन। ठीक। वापस आ जाओ। 16 का सही उत्तर होगा बी पार्ट। अब हम आपको लिए चलते हैं 17 में। 17 क्या कह रहा है? कह रहा है कि सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि सॉरी जो कि किससे जुड़े होते हैं? जो कि जुड़े होते हैं क्लाइंट से, जो कि जुड़े होते हैं नेटवर्क से। ठीक। अब यहाँ पे आओ। ये कॉलम दिए हैं और कह रहा है कि बताओ, सुमेलित करो। वेब ब्राउजर हैं और उनके निर्माता हैं। तो गूगल क्रोम है, गूगल ने बनाया क्रोम। माइक्रोसॉफ्ट एज है, इसे कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। एप्पल सफारी कहा जाता है। ठीक। बात समझ पा रहे हो? अच्छा, गूगल क्रोम कब आया अस्तित्व में? 2008 में, याद रखो। माइक्रोसॉफ्ट एज कब आया? 2015 में। और 2015 में इंटरनेट जो एक्सप्लोरर था उसी का नाम बदल के माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया गया था। तो एप्पल सफारी कब आया? 2003 में। ठीक है, ये सारे के सारी ईयर्स भी आप याद रखो। चलो भाई, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। 19 कह रहा है कि वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले एप्लीकेशंस को, वेब पेज आपको देखना है तो देखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एप्लीकेशन को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ब्राउजर। सिंपल सी बात है। ब्राउजर के कार्य मैंने आपको बताए थे, याद करो। यहाँ पे आओ जरा। मैंने आपको ब्राउजर के कार्य बताए थे। ब्राउजर के कौन कौन से कार्य बताए थे? जैसे वेब पेज प्रदर्शित करना, वेब पेज प्रदर्शित करना, ये भी।
इसका मुख्य कार्य है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था जो डॉक्यूमेंट है वो HTML डॉक्यूमेंट देखने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। HTML डॉक्यूमेंट देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल होता है इंटरनेट संसाधन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, अर्थात इंटरनेट संसाधन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ब्राउजर का। तो खैर वापस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर हो जाएगा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। वह नेटवर्क था जो इंटरनेट का आधार बन गया। इंटरनेट का आधार कौन बना? इंटरनेट का आधार बना आरपानेट। ARPANET। आरपानेट को क्या कहते हैं? आरपानेट को कहते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। याद रखिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अच्छा, आरपानेट का विचार कब आया था? विचार आया था 1967 में। आरपा के द्वारा इसको विकसित करने का विचार किया गया था और इसका विकास कब हुआ था? 1969 में। सही उत्तर हो जाएगा ए पार्ट। अब आ जाओ 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में ये सिंपल सा सवाल है, कह रहा है कि किसे दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है? वही आंसर होगा, आरपानेट। सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? नाम वही है, आरपानेट। ठीक है, आरपानेट। 23 देखो, 23 नंबर। 23 कह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नहीं, भीतर साझा नेटवर्क जो सभी कर्मचारियों को एक दूसरे से संवाद करने में सक्षम बनाता है, इसे कहते हैं इंट्रानेट। चूंकि भीतर की बात हो रही है, अर्थात गोपनीय जानकारियों की बात हो रही है, तो इंट्रानेट होगा। इंट्रानेट वास्तव में एक प्राइवेट नेटवर्क प्रदान करता है। ठीक है, किसी भी संगठन का एक निजी नेटवर्क होता है। आगे बढ़ो जरा, 24 में आ जाओ। किसी देश में किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट यूजर्स हैं? अगर हम 2025 के आंकड़े की बात करें तो सबसे आगे चीन है, फिर भारत है और फिर है अमेरिका, USA। तो सबसे ज्यादा पूछा है ना, चीन हो जाएगा। 25 देखो जरा, 25 क्या कह रहा है? कह रहा है कि बताएं कि सही कौन सा है, गलत कौन सा है। इंटरनेट लोकल एरिया नेटवर्क, यहाँ लैन होना चाहिए, लैन। लोकल एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण है, नहीं, गलत है। अगर आप बात हो रही इंटरनेट की तो लोकल नहीं, यहाँ वाइड होना चाहिए, वाइड एरिया नेटवर्क का सबसे अच्छा उदाहरण, पहला गलत है। इंटरनेट से कनेक्ट किए गए प्रत्येक कंप्यूटर का IP पता होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो एक गलत है, दो सही है। ठीक, ये वाला ऑप्शन देखो जरा। हाँ, डी पार्ट, एक गलत है, दो सही है। और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखो। देखो, 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरनेट के संबंध में गलत है? इंटरनेट के संबंध में गलत कथन पूछ रहा है। इंटरनेट में हर कंप्यूटर की एक विशिष्ट पहचान IP एड्रेस होती है, बिल्कुल ठीक है। इंटरनेट का स्वामी तो अमेरिका के पास है, ये बिल्कुल गलत है, बी पार्ट गलत है। इंटरनेट आपस में जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क की एक विश्वव्यापी वैश्विक प्रणाली होती है, ये भी सही है। इंटरनेट मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी TCP/IP का इस्तेमाल करता है, ये भी ठीक है। बी पार्ट गलत होगा। 27 देखो, 27 नंबर। 27 में कह रहा है, गौर करना, कह रहा है कि कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल वेब ब्राउजर तो नहीं है, ये तो वो है सर्च इंजन। ठीक, ये सर्च इंजन है। अच्छा, फायरफॉक्स भी है, एज भी है और नेटस्केप भी है, तो ए पार्ट इसका सही होगा। 28 देखो, कौन सॉरी छोटे छोटे समूह के कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए छोटे कार्यालयों और इंटरनेट कैफे में निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? छोटे एरिया की बात हो रही है, तो आंसर हो जाएगा लोकल एरिया, यानी लोकल एरिया नेटवर्क, 28 का। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर गूगल लिखा है, तो मुझे गूगल से दो तीन बातों की जानकारी दोगे? गूगल, ये मैंने लिखा गूगल। अब मुझे बताओ ये है क्या? तो आपने बताया ये सर्च इंजन है। अगर मैं आपसे दो तीन सवाल पूछ लूं कि इसका विकास किसने किया, नाम मुझे बताओ, तो दो नाम आपको पता होने चाहिए। एक का नाम है सरगेई ब्रिन, सरगेई ब्रिन, और दूसरे शख्स का नाम है लैरी पेज। क्या मुझे बता सकते हो ये कहाँ के स्टूडेंट्स थे? ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के
छात्र थे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के। ठीक है। अच्छा, ये 2 लोग थे और इन दोनों लोगों को कहा जाता है गूगल गाइज़। जैसे आमतौर पर आपने सुना होगा हे गाइज़, हाय ड्यूड टाइप के शब्द, उसी प्रकार से सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज को गूगल गाइज़ कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है गूगल का? तो ये है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में। सीईओ वर्तमान में सुंदर साहब हैं, सुंदर पिचाई। और इसकी जो शुरुआत हुई थी ये होती है 1996 में। इसकी जो शोध परियोजना है ये काफी आपसे पूछी जाती है। शोध परियोजना ये है बैकरस। बैकरस। ठीक है। वापस आ जाओ। सही उत्तर होगा 28 का बी पार्ट। अब मैं आपको लिए चलता हूँ 29 में, 29 नंबर में। तरह की वेबसाइट द्वारा अनुवर्ती पुनः प्राप्त करने के लिए वेबसाइट ब्राउज़र में सेव की गई वेबसाइट से जानकारी के छोटे-छोटे भागों से आप क्या समझते हो? छोटे-छोटे भागों को जो जानकारी को पुनः प्राप्त करने के लिए सहायक होते हैं, कुकीज़ कहलाते हैं। कुकी का काम क्या होता है? कुकी का काम होता है उपयोगकर्ता द्वारा कमांड नहीं, गलत है। उपयोगकर्ता द्वारा उपयोग किए गए कमांड को संग्रहित करना, उपयोगकर्ता द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर को संग्रहित करना, उपयोगकर्ता की वेग गतिविधि के बारे में जानकारी संग्रहित करना। हाँ, ये ठीक है, सी पार्ट। ठीक है। अच्छा जस्ट वेट, कुकी का काम क्या है यही तो पूछा था। हाँ ठीक है, सी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 कह रहा है कि कुकीज क्या है। कुकीज वेब पर दिखाया गया एक विज्ञापन है, पॉपअप की हम बात नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरे में कह रहा है एक प्रोग्राम जो विकसित विजिट्स को रिकॉर्ड करता है। क्लाइंट सिस्टम पर वेब सर्वर द्वारा संग्रहित सूचना होती है। हाँ ये ठीक है। दरअसल अगर हम बात कुकीज की करें, बात बात समझना। कुकीज ये एक टेक्स्ट फाइल होती है और इस टेक्स्ट फाइल में होता क्या है, दरअसल इसमें कुछ जानकारी होती है और इसे एक वेबसाइट यूजर के कंप्यूटर पर रखी जा सकती है। तो ये एक तरह से सही हो जाएगा सी पार्ट, अर्थात वेब सर्वर पर संग्रहित सूचनाएं। 32 देखो, 32। 32 में क्या कह रहा है? कहा गया है कि इंटरनेट के लिए प्रयुक्त नियम और दिशा निर्देशों के समूह को तकनीकी रूप से किस नाम से जाना जाता है? इसे कहा जाता है नेटिकेट्स। बी पार्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33। 33 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो नेट शिष्टाचार नहीं है? दूसरों की निजता का आदर करना ये है, स्पैम न करना ये भी है, हर जगह अपने नाम और पते का उल्लेख करना ये गलत हो जाएगा, ये नहीं है। आपने जो लिखा है उसकी समीक्षा करें और उसके वस्तुनिष्ठ व्याख्या करने का प्रयास करें। ये सही है, यानी सी पार्ट इसमें गलत होगा। अब आ जाओ 34 में। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट के जरिए विभिन्न सेवाओं का वितरण है तथा इन संसाधनों में टूल और अनुप्रयोग होते हैं, जैसे कि डेटा स्टोरेज, सर्वर डेटाबेस, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर। ये क्या है? ये वास्तव में होता है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के मैंने आपको प्रकार बताए थे कौन कौन से, जैसे एक मैंने आपको बताया था आई ए ए एस, टी ए ए एस। ठीक। मैंने आपको एस ए ए एस बताया था और मैंने आपको एफ ए एस बताया था। इनके पूरे नाम याद रखना और इनकी विशेषताएं भी याद रखना। आई का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। पी का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और एफ का मतलब होता है फंक्शन एज अ सर्विस। इनकी विशेषताएं भी याद रखो। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। अब आ जाओ 35 में। 35 को पढ़ो। कह रहा है कि बिंग क्या है? गूगल द्वारा स्वामित्व अ, और संचालित एक वेब ब्राउजर है। नहीं ये तो गलत है, बिंग का जो स्वामित्व है वो गूगल के पास थोड़ी है। ये गूगल के स्वामित्व में है, ये भी गलत है। ये माइक्रोसॉफ्ट के स्वामित्व में है। हाँ ये ठीक है, ये सही है। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा संचालित वेब ब्राउजर है। सर्च इंजन, हाँ ये सही है सी पार्ट, चूंकि सर्च इंजन है तो आंसर हो जाएगा सी। 36 देखो, 36 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो वेब पेजों को बाद में देखने
सेव करने के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो कौन सा है जो सेव करने के संदर्भ में सत्य नहीं है? यही तो पूछ रहा है। एक वेब पेज को केवल बुकमार्क किया जा सकता है, उसे सेव नहीं किया जा सकता। नहीं, ये गलत है। उसे सेव किया जा सकता है। ए पार्ट ही इसमें गलत हो जाएगा। 37 देखो, 37 नंबर। कह रहा है इंटरनेट उपयोग करता है, काहे का? पैकेट स्विचिंग का उपयोग करता है ये तो। ठीक, इंटरनेट। फीड फॉरवर्ड गलत है, फॉरवर्ड स्विचिंग गलत है, सर्किट स्विचिंग गलत है। हाँ, ये पैकेट स्विचिंग का इस्तेमाल करता है। डी पार्ट। 38 में आ जाओ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन है जो गलत है? इंटरनेट कई छोटे छोटे नेटवर्कों का विश्वव्यापी नेटवर्क है। बिल्कुल सही है। नेटवर्क दूर के स्थानों पर स्थित कंप्यूटरों के बीच फाइलों को हस्तांतरित करते हैं। ये भी सही है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा कि ना तो एक गलत है और ना ही दूसरा गलत है, अर्थात दोनों ही सही है। 39 देखो, कह रहा है कि कौन सा वेब ब्राउजर है जो सबसे तेज है? सबसे तेज तो इनमें जो आप लोग यूज करते हो क्रोम वही है। ऑप्शन में देखो क्रोम कहाँ पर है। ये है क्रोम, ठीक है। 40 देखो, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? वेब क्रॉलर, याहू, अल्टा विस्टा, विंडोज, ये सर्च इंजन नहीं है। बाकी सारी सर्च इंजन है। 40 के बाद अब आ जाओ आप 41 में। अच्छा, एक मैं शब्द लिख रहा हूँ, SERP। इसका पूरा नाम आपसे पूछा जाता है, याद रखना। इसका मतलब होता है सर्च, ई फॉर हो जाएगा इंजन, रिजल्ट, आर फॉर रिजल्ट, पी फॉर पेज। इसको कहते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज। चलो भाई, 41 में आ जाओ। कह रहा है आशीष को ग्रीन हाउस इफेक्ट पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करनी है। यह इंटरनेट से इस विषय पर सूचना प्राप्त करना चाहता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा इसे प्रासंगिक डेटा को खोजने में मदद मिलेगी? किसके द्वारा? तो सर्च इंजन के माध्यम से डेटा को खोजेगा इंटरनेट पर। पहला वेब ब्राउज़र किसने बनाया था? तो इसे तो टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था, पहला वेब ब्राउज़र। ये आपको पता भी होगा। ये www यही है पहला वेब ब्राउज़र। और फिर आगे चल के इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था और नाम रखा गया था नेक्सस। ठीक है? ये सारी जानकारियाँ हमने आपको कंप्यूटर और कॉम्बो बैच में प्रदान करी हैं। तो आप वहाँ से इस बैच से जुड़ सकते हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 देखो। एक तरफ शॉर्टकट है और एक तरफ उनकी प्रतिक्रियाएँ दी हैं। शिफ्ट ऑल्ट टी, ये कहाँ पर मैच कराओगे इसे? शिफ्ट ऑल्ट टी का इस्तेमाल करते हो क्रोम टूलबार में पहले आइटम पर फोकस सेट करता है। जस्ट वेट, शिफ्ट ऑल्ट टी क्रोम टूलबार में पहले आइटम पर, हाँ ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डिलीट का इस्तेमाल कहाँ पर करते हो? इसका इस्तेमाल करते हो क्लियर ब्राउजिंग डेटा, इसके लिए। कंट्रोल शिफ्ट ओ, इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हो? ये करते हो बुक मार्क मैनेजर को खोलने के लिए। और टी का हो जाएगा पहला, यानी कि वर्तमान पेज को सर्च करने के लिए फंड बार को खोलना। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 44। कौन से वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर हैं? गूगल क्रोम भी है, माइक्रोसॉफ्ट एज भी है, फायरफॉक्स भी है, एक्सप्लोरर भी है, ब्रेव भी है, फाल्कन भी है। सारे सही हो जाएंगे, डी पार्ट। 46 देखो, 46। करेक्ट, कौन वेब ब्राउजर नहीं है ये पूछ रहा है ना। वेब ब्राउजर कौन से नहीं है? मोजिला तो है, गूगल क्रोम भी है, आईट्यून्स नहीं है ना? आईट्यून्स नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन ये बनता है कि आईट्यून्स फिर क्या है? दरअसल ये एप्पल के द्वारा विकसित किया गया मीडिया प्लेयर यूजर है या उपयोगिता प्लेटफॉर्म है। तो सी पार्ट सही होगा। 47 देखो, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं को वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचाने और नेविगेट करने की अनुमति देता है? फिर से पढ़ो इसको। कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो यूजर है कोई, इसे www तक पहुंचाता है और नेविगेट करने की अनुमति देता है? जैसे आप हो, आपका ये सिस्टम है, ठीक है। अब इस सिस्टम के माध्यम से आप चाहते हो कि आपको जानकारी मिले, तो यहीं पर एक वेब ब्राउजर होगा और इसी वेब ब्राउजर के माध्यम से आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। तो सही होता होगा सी पार्ट। 48 देखो, कौन सा ब्राउजर है जो 2008 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए जारी किया गया था? तो 2008 में जारी किया गया था गूगल क्रोम। सी पार्ट सही होगा 48 का। नेक्स्ट देखो, 49। कौन सी गतिविधि सर्च इंजन के काम करने के तरीके से संबंधित नहीं है? रैंकिंग है, क्राउलिंग है, राउटिंग नहीं है, ये गलत है। राउटिंग गलत हो जाएगा। 50 देखो, 50 क्या कह रहा है?
कह रहा है कि वेब ब्राउज़र उस यूआरएल को संग्रहीत करने की अनुमति देते हैं, जिस पर आप सबसे अधिक बार जाते हैं। आपको कई बार यूआरएल टाइप करने के बजाय सूची के चयन करके वेब पेज पर जाने में ये मदद भी करते हैं। तो ये बुकमार्क्स होते हैं। ये तो आपने पढ़े होंगे। बुकमार्क्स, डायरेक्ट सूची पर जाते हो और डायरेक्ट फिर आप सर्फिंग कर पाते हो। कौन सा वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर नहीं है? डकडकगो नहीं, ये गलत है। क्रोमियम है, एज है, ब्रेव है, ये गलत है। डकडकगो। अच्छा, ये डकडकगो क्या है? ये वास्तव में एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन। अब आ जाओ 52 में, 52 नंबर। 52 में कह रहा है कि कौन सा विकल्प है जो गूगल क्रोम ब्राउज़र में एक संपूर्ण वेब पेज को प्रिंट करने का सही क्रम है? तो संपूर्ण वेब पेज को प्रिंट करना है तो फिर आप एक काम करो, वेब पेज खोलो, कंट्रोल ए दबाएं, पेज पर राइट क्लिक करें और प्रिंट पर लेफ्ट क्लिक करें। बिल्कुल सही है, ए पार्ट सही होगा। यही इसका सही तरीका है। 53 देखो, 53 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट सभी प्रमुख वेब ब्राउजर में बुकमार्क क्रिएशन मेनू को तुरंत एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है? ये आल्ट डी तो गलत है। आल्ट डी, इसमें कंट्रोल डी होता है, कंट्रोल प्लस डी, और यही होता है बुकमार्क क्रिएशन। बुकमार्क क्रिएशन के लिए, ठीक है। तो कंट्रोल और डी सही होगा, डी पार्ट। 54 देखो, 54 कह रहा है कि कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है? नेटस्केप नेविगेटर है, एप्पल सफारी है, यांडेक्स गलत हो जाएगा, ओपेरा मिनी है। ठीक है, यांडेक्स क्या है? ये सर्च इंजन है। ये पूरी मैंने आपको वेब ब्राउजर्स की लिस्ट और सर्च इंजन्स की लिस्ट आपको प्रोवाइड करी है, तो आप इनको रिवाइज करिए। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, कभी सिंपल रूप में पूछे जाएंगे, आजकल जिस प्रकार से यूपी ट्रिपल एससी पूछ रहा है स्टेटमेंट बना के पूछ देगा, तो वहां पर आप फंस जाओगे। कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? सफारी तो है, ओपेरा भी है, और गूगल क्रोम भी है। गूगल सर्च इंजन है, ये सर्च इंजन है। फिर आगे बढ़ो, 56, कौन सा एक सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है? माइक्रोसॉफ्ट का बिंग है ना, मैंने आपको बताया हुआ है। तो 56 का सही उत्तर होगा बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं, 57 देखो, माइक्रोसॉफ्ट ओपेरा एप्पल, ये क्या है? ये वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम में कई टैब खोले जाने पर पहला टैब सक्रिय करने के लिए कौन सी कीबोर्ड का इस्तेमाल होता है? ये होता है कंट्रोल+1, यानी कि ए पार्ट। चलो भाई 59 में आ जाओ। कह रहा है कि लगभग हर सर्च इंजन वर्ल्ड वाइड वेब में व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करने और उन्हें लोकल रिपॉजिटरी में अनुक्रमित करने के लिए किस प्रोग्राम या स्वचालित स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करता है? ये करता है क्रॉलर का। क्रॉलर, ठीक। मैंने आपको क्रॉलिंग एक शब्द बताया था, याद करो। क्राउलिंग, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सीधा सा होता है, जब कभी उपयोगकर्ता यानी यूजर किसी डेटा को खोजता है तो वेब क्रॉलर का काम ये होता है कि वेब पर उपलब्ध डेटा होता है उसको स्कैन करना, क्रॉल करते हैं और फिर उसे प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करते हैं। यही पूरा प्रोसेस क्राउलिंग है, ठीक। तो सही उत्तर होगा ए पार्ट। 60 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एप्पल द्वारा विकसित वेब ब्राउजर है? तो एप्पल सफारी है। एप्पल सफारी देखो। 61, कौन सा सर्च इंजन के बारे में गलत है? तो बिंग 2009 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया, क्या ये सही है? हाँ, ठीक है। गूगल सर्च इंजन मूल रूप से बैकरब के नाम से जाना जाता था, हाँ, ये इसका प्रोजेक्ट था। अल्टा विस्टा को एप्पल ने विकसित नहीं किया, ये गलत हो जाएगा। आस्क 1996 में लॉन्च किया गया, ठीक है, सी पार्ट इसका गलत होगा। कौन सा सर्च इंजन का एक घटक नहीं है? वेब क्राउलर है, डेटाबेस है, और वेब सर्वर। क्या वेब सर्वर है? सर्वर सर्च इंटरफेस है, वेब सर्वर नहीं है, सी पार्ट गलत होगा, है ना। यहाँ पर उत्तर आप सी लिखो, बी गलत दिया है, ठीक। सी। दरअसल सर्च इंजन के तीन घटक होते हैं। तीन घटक कौन कौन से? एक होता है क्रॉलर, दूसरा होता है डेटाबेस, और तीसरा होता है सर्च इंटरफेस। तो इसलिए सी पार्ट गलत होगा यहाँ पे, ठीक। तो ये कंप्यूटर के टॉप 60 क्वेश्चंस हैं, 60 प्लस क्वेश्चंस। अच्छा, इसकी पीडीएफ आपको हमारे कंप्यूटर बैच में मिलेगी। तो अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो कंप्यूटर बैच से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।